हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे बीए प्रोग्राम दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो स्टूडेंट कर रहे हैं और उनके पास 6 सेमेस्टर के अंदर हिंदी डिसिप्लिन है, यानी कि हिंदी डिसिप्लिन आपने बीए प्रोग्राम में ली है और 6 सेमेस्टर में आपके पास साहित्य चिंतन का इस दौरान पेपर है। तो इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि इसका सिलेबस क्या है, इसके इंपॉर्टेंट जो हमारे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट इस तरह से निकाले हैं कि जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वो आपको बताए जाएंगे और आपको लगभग 9 क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर, ठीक है। यानी कि 9 क्वेश्चन पेपरों को हम डिस्कस भी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूं एक चीज ध्यान से कि देखिएगा 6 सेमेस्टर बीए प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं जिनके पास हिंदी डिसिप्लिन है, तो जिनके पास केवल साहित्य चिंतन का पेपर है, यहां पर साहित्य चिंतन का पेपर डिस्कस कराया जा रहा है। लेकिन जिनके पास देखिएगा 6 सेमेस्टर में ना अलग अलग भी पेपर होता है बहुत सारे कॉलेजों में, जैसे कबीर या प्रेमचंद एक विमर्श पे विभूतों का पेपर होता है 6 सेमेस्टर हिंदी डिसिप्लिन में। लेकिन जिनके पास साहित्य चिंतन है केवल वही इस वीडियो को देखें, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। तो साहित्य चिंतन में देखिएगा सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास इस वीडियो में 9 क्वेश्चन पेपर हैं और लगभग 3 क्वेश्चन पेपर हमारे पुराने सिलेबस पर आधारित हैं, यानी कि उसमें कुछ टॉपिक पुराने वाले हैं वो आपको मैं बता दूंगा। और फिर एंड में डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चनों को मिलाकर कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, अर्थात कौन सा इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है जो आपको करना ही करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिएगा सिलेबस के अंदर यहां पर दे रखा है फर्स्ट यूनिट। इस सिलेबस के अंदर टोटल जो है देखिएगा 4 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट के अंदर आपको पढ़ना है साहित्य का स्वरूप। इसके अंदर देखिएगा साहित्य के स्वरूप को पूरा पढ़ना है। इसके अंदर आपको विविध दृष्टिकोण पढ़ने हैं, साहित्य और समाज का क्या संबंध है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा साहित्य समाज का दर्पण है और साहित्य की प्रयोजनीयता, तो ये इसके अंदर टॉपिक हैं। देखिएगा साहित्य का स्वरूप और साहित्य के विविध दृष्टिकोण। तो देखिएगा साहित्य के विविध दृष्टिकोण में दोस्तों मैं आपको बता दूं आपको कौन कौन से दृष्टिकोण पढ़ने हैं पहले से ही। तो देखिएगा समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, कलावादी दृष्टिकोण, ऐतिहासिक दृष्टिकोण, सामाजिक दृष्टिकोण। तो ये हैं हमारे दृष्टिकोण, ये आपको पढ़ने हैं विविध दृष्टिकोण के अंदर, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन आया है इस आधार पर, दृष्टिकोणों के आधार पर, इसलिए मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है। और साहित्य समाज के बारे में आपको पढ़ना है और साहित्य की प्रयोजनीयता, यानी कि साहित्य का क्या प्रयोजन होता है, क्या उद्देश्य होता है, वो यहां पर आपको बताना है। दूसरा यूनिट है रस पे। तो देखिएगा रस की परिभाषा, रस का स्वरूप और रस के अंग और रस के भेद, ठीक है। तो इस पर आपका क्वेश्चन आया है। देखिएगा जब अंग की बात आती है ना रस के, पहले मैं स्वरूप की बात बता देता हूं। तो देखिएगा स्वरूप के अंदर आपको सारा लिखना पड़ता है कि रस की उत्पत्ति किस प्रकार, मतलब कि परिभाषाएं किस प्रकार से दी हैं विद्वानों ने, रसों के बारे में किस तरह से बतलाया है वो आपको पूरा बताना है परिभाषा के रूप में। स्वरूप की जब मैं आएगा क्वेश्चन आएगा तो उस तौर पर मैं बता रहा हूँ कि डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आता है कि रस के स्वरूप पर विस्तार से बताइए, तो इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूं। तो रस के अगर स्वरूप पे क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको सारी चीजें लिखनी होती हैं, लेकिन जो 9 रस हैं, 9 रसों के केवल स्थायी भाव लिख देने होते हैं और आपके स्वरूप आपका कंप्लीट हो जाता है। और स्वरूप के अंदर आपको यह भी लिखना होता है, ठीक है, विभाव, अनुभाव, आपका संचारी भाव और आपके स्थायी भाव, ठीक है। ये भी स्वरूप का आपका पार्ट है। तो अब देखिएगा इसमें एक है अंग और एक है भेद। भेद देखिएगा रस के 9 होते हैं, इस बात का ध्यान रखें। और रस के मतलब कि नवरस ही कहलाते हैं और 9 रस जो हैं भेद के रूप में ही हम बोलते हैं उन्हें। तो रस के जो हैं 9 भेद हैं, नवरस कहते हैं जिन्हें, ठीक है, वो आपको पता होगा। और अंग के अंदर देखिएगा जब बात आती है तो अंग होते हैं रस के 4। पहला अंग मतलब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव, ठीक है। तो ये 4 अंग हैं। मैंने आपको रस के बारे में पूरा बता दिया है, जिससे आपको आगे जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें भी मुझे दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होगी। तो देखिएगा तीसरा जो आपका इसमें सिलेबस का चैप्टर है, इसके अंदर भूमिका और महत्व है, यानी कि रचनात्मक भूमिका और महत्व की दृष्टि से आपको इसका अध्ययन करना है। और जिसके अंदर पहला टॉपिक है भाषा सौष्ठव और अगला है शब्द शक्ति। शब्द शक्ति मतलब वही अभिधा, व्यंजना और लक्षणा, ठीक है, ये शब्द शक्ति के प्रकार हैं। अलंकार पढ़ने हैं आपको, शब्दा और अर्था सारा विस्तार से पढ़ना है अलंकार के अंदर। और प्रतीक पढ़ना है, बिंब पढ़ना है, मिथक और फैंटेसी, ठीक है। और इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे हिसाब से वो मिथक और शब्द शक्ति है, ठीक है। और चौथा जो आपका यूनिट है इसके अंदर भी आपको भूमिका और महत्व भी पढ़ना है। इनका किनका, छंद का, लय और तुक का। छंद देखिएगा बहुत ही बड़ा टॉपिक है अपने आप में, जिस तरह से अलंकार है अपने आप में बड़ा टॉपिक, उसी तरह से छंद भी काफी बड़ा टॉपिक है। और लय और तुक छोटे छोटे टॉपिक हैं। लेकिन देखिएगा इसके अंदर अगर मैं चौथे यूनिट में बताऊं तो छंद तो काफी बड़ा चैप्टर है अपने आप में, तो लेकिन लय और तुक के अंदर मैं आपको बता दूं कि कौन सा आपको करना है, मतलब काफी ज्यादा रिपीट हुए हैं तो इसमें क्वेश्चन, तो लय पर ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। छंद और लय पे मतलब काफी पूछता है कि छंद और लय की आपस में क्या भूमिका है काव्य के अंदर, ठीक है। तो देखिएगा ये जो महत्व और भूमिका वाला जो हेडिंग डल ली है ना तीसरे और चौथे यूनिट में, तो इसमें डायरेक्टली ना क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है
कि प्रतीक और बिंब की काव्य में क्या भूमिका है ये बताइए, या इनका महत्व क्या है। ठीक है, इस तरह से डायरेक्ट वो क्वेश्चन पूछता है, या लय और तुक, लय तुक कम पूछता है, वो छंद और लय ज़्यादा पूछता है। ठीक है, और तुक पर क्वेश्चन कम आया है, वो आपको अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा देखिएगा क्वेश्चन पेपर, ये सन 2018 का क्वेश्चन पेपर है। तो देख सकते हो आपका पेपर कोड जो है 62057632 है। ठीक है, तो ये देखिएगा लिखा भी हुआ है यहाँ पर, साहित्य चिंतन बीए प्रोग्राम हिंदी CBCS डिसिप्लिन 6 सेमेस्टर। ठीक है, तो न्यू लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है आपका, 3 घंटे मिलेंगे और मतलब आपको, और 75 नंबर का ये आपका पेपर है। तो देखिएगा इसमें पहला ही क्वेश्चन कौन सा दे दिया, जो आपका पहला यूनिट का पहला ही मतलब वो है, यूनिट में पहला ही आपका सब टॉपिक। तो इसके अंदर पहला टॉपिक दे दिया, साहित्य की प्रयोजनीयता पर विचार कीजिए। 15 नंबर का आपका क्वेश्चन है। तो देखिएगा साहित्य की प्रयोजनीयता की जब बात आ रही है, तो इसमें मुंशी प्रेमचंद का जो साहित्य का उद्देश्य नामक जो निबंध लिखा गया है, तो उसका भी आप इसमें सहारा ले सकते हो, बहुत अच्छा इसमें काम कर जाएगा, आप उसे पढ़ोगे। और भी इसमें चीज़ें आपको एडिशनल ऐड करनी पड़ेंगी इसे पढ़ने के लिए। तो प्रयोजनीयता पूछ रहा है कि साहित्य का क्या प्रयोजन होता है। ठीक है, वही सारा कुछ इसमें आपको बताना है। अब देखिएगा दृष्टिकोण आया है इसमें, तो दृष्टिकोण यहाँ पर समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण की बात कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर लेना, मतलब कि अगर प्रयोजनीयता आप नहीं कर पा रहे हो तो समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण में आप वही साहित्य और समाज का दृष्टिकोण किस प्रकार का है साहित्य को देखने का, मतलब वही सारी चीज़, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, साहित्य समाज का दर्पण है, वो ही है। लेकिन यहाँ पर देखिए दृष्टिकोण शब्द आ गया है, पर लेकिन यही है कि समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण के तौर पे आपको वही साहित्य और समाज के बारे में ही लिखना है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है, रस का अर्थ बताते हुए उसके प्रमुख भेदों का परिचय दीजिए। अर्थ बताना है पहले रस का, फिर भेद बताने हैं। ठीक है, जो 9 आपके भेद हैं। अगला क्वेश्चन है, रस की परिभाषा देते हुए रस के अंगों का परिचय दीजिए। ठीक है, रस की देखिएगा परिभाषा पूछ लिया है, और पिछले क्वेश्चन में भी रस का अर्थ पूछा है, दोनों लगभग बराबर ही हैं। उसमें अर्थ बताना है, यहाँ पर परिभाषाएं विद्वानों के अनुसार रस की क्या क्या हैं वो आपको बताना है। ठीक है, भरत मुनि के अनुसार प्रमुख है परिभाषा। और रस के देखिएगा अंग की जब बात आती है, तो मैंने आपको बताया 4 प्रमुख अंग, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और आपका स्थायी भाव। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। और अगला जो इसमें तीसरा क्वेश्चन है, शब्द शक्ति का आशय स्पष्ट करते हुए किसी एक शब्द शक्ति की विस्तृत परिचय दीजिए। तो देखिएगा सबसे जो इम्पोर्टेंट है तीनों में, देखिएगा अभिधा को आप छोड़ दीजिए, अभिधा परीक्षा में इतनी ना पूछता है और ना आप लिखना। अगर आपसे ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया है कि किसी एक शब्द शक्ति पे लिखो, तो अभिधा लिख देना, क्यों अभिधा आसान होती है। लेकिन जब आप बाकी के आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो उसमें अभिधा आपको एक ही जगह मिलेगी, वरना हर जगह व्यंजना और लक्षणा को ही आपको बताना है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा व्यंजना पे पूछा है। ठीक है, जो व्यंजना शब्द शक्ति है। तो देखिएगा इसमें अगला क्वेश्चन है, किन्हीं 3 अलंकारों का से उदाहरण आपको परिचय देना है। तो काफ़ी देखिएगा अलंकार पे ना, यही है कि अलंकार अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, जिस तरह से छंद है। तो देखिएगा छंद और आपका अलंकार और आपका रस, यही मतलब कि किसी काव्य का प्रमुख अंग होते हैं, और इनके बिना जो कोई भी काव्य होता है उसकी रचना करना असंभव होता है। तो यहाँ पर देखिएगा अलंकार पूछे हैं 3, और वो मैं आपको बता दूं। तो देखिएगा अर्था और आपका अर्थालंकार और शब्दालंकार। ठीक है, तो इसमें से आप 2-2, 3-3 अलंकार इस अच्छे तरह से अपना कवर कर लीजिए परीक्षा की दृष्टि के लिए। अब वो आपको देखिएगा इसमें काफ़ी अलंकार रिपीट होंगे, आपको उस आधार से ही पता लग जाएगा कि कौन से जो आपने अलंकार सुने हुए। देखिएगा श्लेष, यमक, अनुप्रास, ठीक है, पुनरोक्ति, उपमा अलंकार, ठीक है, अतिशयोक्ति कम आता है। तो मतलब अलंकार तो बहुत सारे हैं। अर्थालंकार के 22 से लेकर 27 अंदर मतलब प्रकार हैं अर्थालंकार के, और फिर आपका शब्दालंकार के अंदर भी हैं। ठीक है, तो पढ़ना तो बहुत सारा है, लेकिन इंपॉर्टेंट ही आपको कवर करने हैं, इस बात का ध्यान रखें। जो मतलब कि शब्दा के 3-4 और अर्था के भी 3-4 अलंकार। ठीक है, जो आपने मतलब कि काफ़ी बचपन से सुनते आ रहे हो वही आपको कवर करने होते हैं, वही इसमें पूछ रहा है, आप आगे देखिएगा। तो देखिएगा इसमें चौथा क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन में पूछा है काव्य और लय के परस्पर संबंधों को स्पष्ट कीजिए। तो देखिएगा यहाँ पर जो है काव्य और लय मतलब कि किस तरह से आपस में संबंधित हैं, और किस तरह से मतलब उनका कॉम्बिनेशन बनता है कि लय। देखिएगा एक प्रकार से आपको बता दूं, छंद मुक्त तो कविता हो सकती है, लेकिन लय मुक्त कविता नहीं होती, क्योंकि कविता का अर्थ ही है कि उसमें लयात्मकता होनी चाहिए, वो तभी तो कविता अपने आप में कहलाएगी। तो वही आपको इसमें बताना है, 15 नंबर में आपको लिखना है। और देखिएगा अगला क्वेश्चन है, काव्य में छंद के महत्व पर विचार कीजिए। तो वही मैंने आपसे कहा था, भूमिका, ठीक है, महत्व, ये क्वेश्चन आने ही आने। और यहाँ पर देखिएगा छंद और लय पूछा है। और चौथे यूनिट में एक टॉपिक और कौन सा था आपका, तुक था, तो तुक पर कम पूछता है।
तो किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखनी है, 5वें क्वेश्चन आया है। तो इसमें देखिएगा कह दिया साहित्य का स्वरूप मिथक, बिंब और आपका करुण रस। तो देखिएगा इसके अंदर जो रस आया है वो करुण रस पूछ लिया है, तो करुण रस आप अच्छे से अपना करना, क्योंकि करुण रस स्पेशली पूछा गया है। और हाँ, मैं ये बता दूं आपको कि इसमें कितने क्वेश्चन करने थे। तो इसमें देखिएगा ये डायरेक्टली इन्होंने लिख दिया है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, यानी कि आपके 5 क्वेश्चन आएंगे और 5 आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पेपर है ये हमारा, ये सन 2019 का क्वेश्चन पेपर है। देख सकते हो पेपर कोड अभी तक नए ही चल रहे हैं, हमारे नए वाले क्वेश्चन पेपर हैं सारे। अगला देखिएगा दृष्टिकोण पूछ लिया फर्स्ट क्वेश्चन में। इसमें पूछ रहा है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण साहित्य का इसमें पूछा है, 15 नंबर में लिखना है। और अगला पूछ लिया है साहित्य और समाज का दर्पण क्यों कहा जाता है, वही जो फर्स्ट क्वेश्चन पेपर में समाजशास्त्रीय पर पूछ रहा था। तो यहाँ पर समाज का दर्पण क्यों कहा गया है वही आपको खूब विस्तार से लिखना है, साहित्य और समाज पर संबंध बताते हुए पूरा। ठीक है, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ कवर करो ना करो, इसे 15 नंबर के लिए जरूर कवर कर लेना। ठीक है, 15 नंबर में ही आएगा। तो ये आपका हो गया साहित्य और समाज वाला। अगला क्वेश्चन है श्रृंगार और करुण रस का सविस्तार परिचय दीजिए। तो देखिएगा श्रृंगार रस और करुण रस अब देखिएगा दूसरी बार रिपीट हुआ है। और रस के स्वरूप पर विचार करते हुए समझाइए कि ब्रह्मानंद सहोदर क्यों कहा गया है रस को। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछा है इन्होंने। और ये देखिएगा ये स्वरूप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये रस का ब्रह्मानंद सहोदर पढ़ लेना, ये कहीं ना कहीं कोटेशन के अंदर हमें पढ़ना ही होता है, लेकिन स्वरूप पे क्वेश्चन बहुत बार आया है, काफ़ी बार आया है। अब देखिएगा इसमें पूछा है शब्द शक्ति का परिचय देते हुए व्यंजना शब्द शक्ति के भेद बताइए। तो व्यंजना शब्द शक्ति के भी भेद पूछे हैं इसने अंदर जाके। तो देखिएगा इसमें क्या है कि आपको मैंने आपसे पहले ही बताया था कि तीनों शब्द शक्ति में अभिधा तो बहुत कम पूछता ही नहीं है, ना के बराबर, उसे हटा ही दो आप चाहें तो, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से व्यंजना और लक्षणा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर भी व्यंजना। ठीक है, अब देखिएगा इसमें पूछा है अगला क्वेश्चन मिथक का अर्थ स्पष्ट करते हुए हिंदी की किसी एक मिथकीय रचना का परिचय दीजिए। ठीक है, मिथक आधारित रचना काफ़ी सारी हैं, अभी तो फिलहाल मुझे ही खुद नहीं याद आ रही। तो देखिएगा मिथक का अर्थ यहाँ पर आपको बताना है, और किसी एक रचना जो है मिथकीय पर आधारित जो लिखी गई हैं, जयप्रकाश नारायण है, नागार्जुन है, पता नहीं, याद नहीं आ रहा है वैसे मुझे अभी फिलहाल, आप बताना अगर कमेंट में कोई बता सकें तो। देखिएगा चौथा क्वेश्चन है दोहर चौपाई छंदों का से उदाहरण परिचय देना है आपको। और देखिएगा अथवा में क्वेश्चन आया है, इस बात का ध्यान रखना, वो मैं बताना भूल जा रहा हूँ। तो अथवा में क्वेश्चन आता है और आपको कोई एक अटेम्प्ट करना है, वो आपको बताइए। कविता में देखिएगा लय का महत्व पूछा है, देखिएगा लय दोबारा आ गया। ठीक है, तुक तो नहीं आया, मतलब चौथा जो यूनिट है उसमें तुक जोड़ रखा है ना, इसलिए बता रहा हूँ कि लय और छंद ज़्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तुक बस आप पढ़ लेना। अब यहाँ पर देखिएगा तुक आ गया है, और आपको हो सकता है 1-2 जगह और मिलेगा। किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखी है, और देखिएगा इसमें पूछा है वात्सल्य रस, तो वात्सल्य रस ऐड कर लीजिए। रस में इंपॉर्टेंट है वीर रस, वात्सल्य रस, करुण रस, श्रृंगार रस। ठीक है, और वीर रस आपका। और इसमें पूछा है श्लेष और यमक में अंतर पूछा है। ठीक है, अलंकार पूछा है यहाँ पर। तो देखिएगा श्लेष, यमक और ये मैंने जो आपको बताए थे ये इम्पोर्टेंट भी हैं, और मतलब यही आप हमेशा ज़्यादा आपने सुने होंगे, और इसलिए आप कोई ना कोई भाई शब्दालंकार के 2-3 अलंकार और अर्थालंकार के 2-3 अलंकार कवर कर लेना, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, और अगला पूछा है स्थाई भाव। ठीक है, तो स्थाई भाव ये डायरेक्ट टॉपिक दे दिया। अब स्थाई भाव किसका है वो तुम्हें पता होगा तब है कि इसमें देखिएगा स्थाई भाव की बात आती है, तो इसमें आपको वही लिखने हैं जो आपके 9 रस हैं, 9 रसों के नाम और उनके स्थाई भाव पर ही आपको टिप्पणी करनी है। तो टिप्पणी का क्वेश्चन है। ठीक है, 15 नंबर का है ये भी, 7.5 नंबर का। तो अगला क्वेश्चन पेपर भी देखिएगा अभी नया वाला ही है, और ये 2019 के पैटर्न का है, मतलब नया क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें देखिएगा पूछा है, इसमें देखिएगा साहित्य के स्वरूप संबंधी किसी एक दृष्टिकोण का विस्तृत विवेचन कीजिए। इसने दृष्टिकोण पूछ लिया कि मनोवैज्ञानिक लिख लीजिए। अब यही तो है कि मनोवैज्ञानिक लिख दो या सामाजिक दृष्टिकोण लिख लो, ऐतिहासिक दृष्टिकोण, क्वेश्चन ऐसे पूछ रखा है इसने। ठीक है, इसलिए देखिएगा अगर आपको ना ये फर्स्ट क्वेश्चन दृष्टिकोण पे थोड़ा टिपिकल लग रहा है, इसलिए जाहिर सी बात है कि आप अथवा वाला क्वेश्चन कर लेना, वो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि हर बार ना नया दृष्टिकोण पूछा है। मनोवैज्ञानिक पूछ लिया, मनोवैज्ञानिक तो तब भी 3 बार रिपीट हुआ है, 2-3 बार, लेकिन ऐतिहासिक, कलावादी, सामाजिक, ठीक है, ये जो हैं इसने पूछ लिया है। तो ये हर दृष्टिकोण को याद रखना मुश्किल हो सकता है, इसलिए आप साहित्य और समाज वाला ही अच्छी तरह से कवर कर लीजिए, उससे ही कल्याण हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिएगा इसमें आ गया ना क्वेश्चन, साहित्य और समाज के पारस्परिक संबंध बताइए। तो देखिएगा पारस्परिक संबंध आपको बताने हैं साहित्य और समाज के। तो यही है कि दृष्टिकोण नहीं लिख पा रहे, आसान सा इसमें क्वेश्चन दे दिया, सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साहित्य और समाज। ठीक है,
रस की परिभाषा देकर किन्हीं दो रसों का उदाहरण दीजिए। और रस की जब बात कर रहा है, उदाहरण खुद ही लिखने के लिए कह रहा है, तो देखिएगा करुण रस, श्रृंगार रस और वात्सल्य रस, ठीक है, वीर रस, ये जो आप रिपीट इसने करे हैं, मतलब खुद ही एग्जाम में दिए हैं, तो उन्हें ही आप कर लीजिए। रस के स्वरूप पर प्रकाश डालिए, तो देखिएगा स्वरूप की बात आई है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि स्वरूप के अंदर आपको क्या क्या लिखना है। तो अब देखिएगा तीसरा क्वेश्चन है शब्द शक्ति का परिचय देते हुए व्यंजना शब्द शक्ति का उदाहरण आपको परिचय देना है। तो देखिएगा व्यंजना इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, बार बार बता रहा हूँ। काव्य का बिंब और प्रतीक का महत्व बताइए। काव्य का बिंब और प्रतीक का महत्व, अब ये काव्य का इन्होंने मिसप्रिंट कर दिया, काव्य में है, ठीक है, मैं शब्द ऐड कर लेना। काव्य में बिंब और प्रतीक का महत्व स्पष्ट कीजिए। और अगला क्वेश्चन है इसमें चौथे में, काव्य में छंद अथवा लय की भूमिका स्पष्ट कीजिए, ठीक है। छंद और लय, देखिएगा मैंने कहा था तो कम पूछा है, छंद और लय की भूमिका या महत्व पे बात करता है। अब देखिएगा किन्हीं दो पर टिप्पणी करनी है, फैंटेसी और मिथक, अनुप्रास और पुनरुक्ति अलंकार। तो देखिएगा पुनरुक्ति अलंकार और अनुप्रास अलंकार ये भी इसमें ऐड कर लेना, जो अलंकार वाले टॉपिक में मैं आपसे बता रहा था। मिथक और साहित्य का प्रयोजन, तो देखिएगा साहित्य का प्रयोजन जो है ये अब आपका दूसरी बार रिपीट हुआ है आपका क्वेश्चन, दूसरी तीसरी बार लगभग। अब अगला क्वेश्चन पेपर देखिएगा, ये भी 2019 का ही है और नया ही है ये भी आपका। और इसके अंदर देखिएगा क्या लिखा हुआ है, साहित्य के अध्ययन के विविध दृष्टियों में से किसी एक पर विचार कीजिए, ठीक है। तो ये देखिएगा इसमें भी जो जितने भी आपने दृष्टिकोण पढ़े हैं मैंने आपको बताया था, तो इसमें से किसी एक पर आपको चर्चा करनी है। और अगला इसमें क्वेश्चन पूछा है इनने कि क्या साहित्य समाज को प्रभावित करता है, वो आपको बताना है, तो विचार करना है इस पर। तो ये देखिएगा क्वेश्चन पेपर जहाँ तक है 2020 का भी हो सकता है, पता नहीं, 19 के तो 2 हो गए ना, मैक्सिमम 2 ही तो रह सकते हैं। तो देखिएगा ये जो है हमारा इसमें पूछा है क्या साहित्य समाज को प्रभावित करता है, तो वही सारी चीज़। तो देखिएगा साहित्य और समाज पे आपको ही फर्स्ट सेमेस्टर से ही पढ़ाया जा रहा है, इसलिए बहुत अच्छे से टॉपिक को कवर कर लेना, क्योंकि ये यकीन मानिए 12 से 13 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है जब आप सारे क्वेश्चन पेपर यहाँ पर देख लोगे मेरे, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको निष्कर्ष बता दूंगा कि आपको किस पर ज़्यादा पकड़ बनानी है, कौन से टॉपिक को आप स्किप कर सकते हो। तो दूसरा आपका इसमें टॉपिक है रस के स्वरूप का विवेचन कीजिए। तो देखिएगा स्वरूप पे आ गया दोबारा क्वेश्चन, रस के विविध अंग पूछे, ठीक है। अब अंग पूछे हैं तो अंग आपको वही जो मैंने बताए हैं, जितने भी अंग हैं वो आपको पता ही है, मैंने आपको बता दिए थे पहले। अब तीसरा जो है इसमें लक्षणा और व्यंजना, देखिए अब पूछा है इसने शब्द शक्ति पर लक्षणा और व्यंजना, ठीक है। और स उदाहरण स्पष्ट करना है आपको। बिंब और प्रतीक का आशय स्पष्ट कीजिए, दोनों का आपको 100 उदाहरण अंतर भी बताना है, ठीक है, मतलब अर्थ बताना है, आशय बताना है, परिभाषाएं बिंब और प्रतीक की, फिर अंतर स्पष्ट करना है। और हिंदी के किन्हीं 3 प्रमुख छंदों का उदाहरण परिचय दीजिए। तो इसमें देखिएगा छंद पूछे हैं तो 3 छंद पूछे हैं, तो आपको लिख दीजिए दोहा चौपाई, 3 छंद पूछे हैं। देखिएगा छंद वाला क्वेश्चन अगर आप को ऐसा लगता है कि हम छोड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि देखिएगा मैं अपने दृष्टिकोण से आपको बताऊं तो छंद वाला जो क्वेश्चन है ना, काफ़ी छंद का टॉपिक अपने आप में बहुत विस्तृत है, और इसलिए हो सकता है कि बहुत से बच्चे उसे स्किप करते हों, मतलब एग्जाम के जब में लिखेंगे तो आप उसके अथवा में जो क्वेश्चन आता है उसे अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे। वो इसमें दिख भी रहा है कि कविता में लय और तुक का महत्व स्पष्ट करना है, तो ये ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर टू कि इसमें पूछा है छंद का उदाहरण परिचय दीजिए किन्हीं 3 छंदों पे। और देखिएगा टिप्पणी आई है यहाँ पर श्रृंगार रस, मिथक और अभिधा, शब्द शक्ति और उपमा पर। तो देखिएगा अभिधा ना बस यही है मेरे हिसाब से, एक बार और मिलेगा बस आपको अभिधा, वरना शब्द शक्ति पूछी नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया था व्यंजना और लक्षणा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, व्यंजना बहुत ज़्यादा पूछा है उसमें भी, टिप्पणी वाला क्वेश्चन था। अब ये देखिएगा 2 क्वेश्चन ये आपके ओपन बुक एग्जाम जो हुए थे ना, ये वो वाले क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है, ये श्यामलाल कॉलेज से हमने लिए थे। तो देखिएगा साहित्य चिंतन वही है, इनका पेपर कोड भी और बिल्कुल नया है ये वाला क्वेश्चन पेपर। और इसमें देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कर दिया, रस का पूछ लिया डायरेक्ट, साहित्य पे पूछ रहे थे पहले, मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे थे पूरे क्वेश्चन पेपर में जो आप क्वेश्चन पेपर देख रहे थे, लेकिन ये ऑनलाइन है। तो इसमें देखिएगा ये ऑनलाइन वाला क्वेश्चन पेपर है मतलब। तो इसमें देखिएगा पहला क्वेश्चन है रस की परिभाषा देते हुए इसके प्रमुख भेद बताने हैं, ठीक है। तो प्रमुख भेदों का परिचय आपको देना है। जब देखिएगा भेद की बात आती है तो उसके अंदर ना जो रस के जो 9 भेद हैं उनका मतलब कि आप एक एक उदाहरण देके और उनका स्थायी भाव लिख के उन्हें निपटा दीजिए। यूँ नहीं है कि मतलब उनको एक एक को खूब विस्तार से लिख रहे हो आप, ठीक है, जब रस की मतलब बात चल रही है। तो जो प्रमुख भेद लिखने हैं तो आपको 9 भेद लिखने पड़ेंगे, रस के जो 9 हमारे भेद हैं, ठीक है, वो आपको सारा कुछ इसमें लिखना है। अगला जो इसमें टॉपिक पूछा है साहित्य की समाज शास्त्रीय दृष्टि का विवेचन कीजिए। 2 दृष्टिकोण पे क्वेश्चन है, समाज शास्त्रीय, वही साहित्य और समाज पे ही आपको इसमें लिख देना है अच्छे से अपने विचार, और समाज शास्त्रियों के विचार, साहित्यकारों के विचार।
तो इसमें देखिएगा तीसरा क्वेश्चन है, व्यंजना शब्द शक्ति की परिभाषा देते हुए उसके विविध प्रकारों का उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए। तो व्यंजना शब्द शक्ति पे पूछा है, परिभाषा भी पूछे और उसके विविध प्रकार, और साहित्य की प्रयोजनीयता से क्या अभिप्राय है स्पष्ट करना है। तो ये तीसरी चौथी बार रिपीट हुआ ये भी क्वेश्चन, प्रयोजनीयता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रचना में मिथक एवं फैंटेसी की भूमिका बताइए। मिथक और फैंटेसी, तो देखिएगा मिथक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब कि जिस तरह से लय इंपॉर्टेंट है इतना ही हमारा मिथक इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखना लय और मिथक और बिंब भी, इसलिए जो है क्वेश्चन काफ़ी पूछते हैं, मैं अलग बता रहा हूँ थोड़ा आपको। और लेकिन यहाँ पर पूछा है इसने मिथक और फैंटेसी की भूमिका, ठीक है, वो एक साथ इन्हीं की पूछता है, मिथक और फैंटेसी की। और छठा क्वेश्चन है, कविता छंद मुक्त तो हो सकती है लेकिन लय मुक्त नहीं, इस कथन का तर्कसंगत उत्तर दीजिए। तो इस कथन जो है ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, लय मुक्त का तो आधार ही नहीं रहेगा ना, वो तो कविता का मतलब यही है कि वो लयात्मकता से भरपूर हो तभी तो वो कविता कहलाती है। लेकिन छंद मुक्त हो या ना हो वो डिपेंड नहीं करता, क्योंकि वो आपने देखा होगा एक क्वेश्चन भी आया था कि किसी एक छंद मुक्त रचना पर विचार करिए, ठीक है, उदाहरण सहित बताइए। तो इसलिए जो है छंद मुक्त रचना काफ़ी हमारे रचनाकारों ने करी हैं, साहित्यकारों ने, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लय मुक्त जो है हमारी नहीं होती कोई भी कविता, इस बात का ध्यान रखना। तो वो आपको वही सारा कुछ इसमें बताना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी ओपन बुक एग्जाम का ही है हमारा, 18.75 नंबर का एक क्वेश्चन है आपका और 4 आंसर आपको करने थे इसमें। और इसमें देखिएगा क्वेश्चन पूछा है, साहित्य के अध्ययन के सामाजिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण पर विचार कीजिए। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर ये सामाजिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण पूछा है इसने। अगला क्वेश्चन है, रस की परिभाषा देते हुए इसके स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। तो परिभाषा भी देखिएगा ये तीसरी चौथी बार क्वेश्चन आया और स्वरूप पे तो काफ़ी बार हो चुका है। काव्य में लक्षणा शब्द शक्ति का महत्व बताइए। अब देखिएगा लक्षणा पूछा है, अभिधा देखिएगा मैंने कहा था ना एक ही बार पूछा है। अब ये आप 9 क्वेश्चन पेपर आप पूरा इसमें देख लोगे, जब तक पूरी वीडियो खत्म होगी तो आपको इसमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपको क्या कवर करना है क्या नहीं। अगला क्वेश्चन है, काव्य में लय और तुक की भूमिका बताइए। तो लय तुक की भूमिका देखिएगा इस तरह से क्वेश्चन कम पूछा गया है, जो हमने जो वैसे क्वेश्चन पेपर देखे थे, ये ओपन बुक एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर है। लय के साथ ना वो ज़्यादा वो वाला क्वेश्चन पूछता है छंद का, ठीक है, लय और छंद की भूमिका। लेकिन यहाँ पर लय और तुक पर भी पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुक पे बहुत कम पूछा है, मतलब कहने का ये है। अब 5वां क्वेश्चन है, साहित्य और समाज के परस्पर संबंधों को रेखांकित कीजिए। ठीक है, तो साहित्य और समाज के परस्पर संबंधों को रेखांकित करना है, वही इसमें आपको लिखना है सारा कुछ। साहित्य और समाज मैंने बहुत बार बता दिया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिंब और प्रतीक में अंतर बताते हुए किसी एक पर विस्तार से लिखना है। अब देखिएगा ये जो आप क्वेश्चन पेपर आपको दिख रहे हैं ना, अब जो आ रहे हैं ये लगभग 2 या 3 क्वेश्चन पेपर हैं, ये मतलब ये ओल्ड सिलेबस पर आधारित है, लेकिन साहित्य चिंतन का ही पेपर हुआ करता था और इस 3rd सेमेस्टर में हुआ करता था पहले। ठीक है, तो लेकिन इससे हमें ये अनुमान हो जाएगा कि यार क्वेश्चन कितने ज़्यादा रिपीट हुए हैं। तो मैं मोटा मोटी इसे पढ़ लूँगा, ये पहला क्वेश्चन तो हमारा है ही नहीं। ठीक है, लेकिन देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है, साहित्य और समाज पर परस्पर संबंध पर विवेचना कीजिए, तो ये क्वेश्चन हमारा है, तो इसे कवर करना है। तो देखिएगा रिपीट हुआ है क्वेश्चन, उपन्यास और महाकाव्य भी नहीं है हमारा। श्रृंगार और करुण रस देखिएगा पूछा गया है हमारे नए क्वेश्चन पेपरों में भी और यहाँ भी पूछा है। रस के अंगों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। और रचनात्मकता में छंद और लय की भूमिका देखिएगा, छंद और लय पे ज़्यादा पूछता है, वो मैंने यहाँ पर भी बता आ गया दोबारा। रचना की भूमिका में इनकी किन्हीं 2 पर टिप्पणी करनी है। और लक्षणा शब्द शक्ति, अलंकार पे, अलंकार क्या होते हैं वो आपको बता देना है, और अलंकार के 2 प्रकार। ठीक है, और एक तीसरा भी प्रकार है उभय अलंकार, तो वैसे शब्दा और अर्था ही होता है। और अब तीसरा है इसमें बिंब और फैंटेसी। मैं इसे जल्दी खत्म इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें ये ओल्ड सिलेबस पर आधारित है। अब देखिएगा साहित्य का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण इसमें भी पूछ लिया। साहित्य समाज का दर्पण है और इस कथन की समीक्षा कीजिए। ये देखिएगा कितनी बार क्वेश्चन आ गया है, ये मैंने कहा था ना 12 से 13 बार रिपीट हो गया होगा ये क्वेश्चन, क्यों अथवा में भी बहुत बार हमने देखने के लिए मिला है हमें। अब तीसरा इसमें क्वेश्चन है रस क्या है और इसके विभिन्न अंगों पर प्रकाश डालिए। रस के भेदों का उदाहरण आपको परिचय देना है। देखिएगा जब रस के भेद उदाहरण सहित आपसे पूछ रहा है तो मतलब उनके आपको उदाहरण लिखने पड़ेंगे कि भाई इसमें कौन सा रस है ना। मतलब अब जैसे मान के चलो कि शिवाजी की भूषण की आप वो रचना लिख रहे हो, ठीक है, अब चलत मुझे याद नहीं आ रही वो रचना, तो मतलब उसमें ना उदाहरण आपको रहीमन मतलब जो भी आपकी रचना है, आपको मैं उदाहरण ऐसे बताऊं तो याद नहीं आ पाने, तो मतलब जो भी उदाहरण है वो आपको लिखना पड़ेगा रस के साथ। तो इसमें कौन से रस का
प्रयोग हुआ है, तो वो आप इसमें नव के नव रस लिख दीजिए और इसमें छोटे छोटे आप पैराग्राफ से बनाइए बिल्कुल, और 2-2 लाइन के उदाहरण लिख के एक रस का एक उदाहरण, उससे ही आपका बहुत काम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको 15 नंबर का क्वेश्चन कवर करना है। कभी आप सोच रहे हो कि 9 रसों को बहुत विस्तार से लिखेंगे, तो वो तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ा हो जाएगा ना फिर तो बस आपको उदाहरण लिखना है और उसमें रस का स्थायी भाव क्या है और उसको उदाहरण क्या है वो आपको लिख के छोड़ देना है, और थोड़ा बहुत और अगर आप विस्तार से बता पाओ तो उसका विभाव, अनुभाव और संचारी भाव उसमें क्या है। चौथा क्वेश्चन है कि कविता में छंद अथवा लय की भूमिका पर उदाहरण सहित विचार कीजिए। ठीक है, तो छंद और लय पे देखिएगा, काफ़ी बार पूछा है, और ये इसमें टिप्पणी है बिंब, फैंटेसी और व्यंजना। ठीक है, बिंब व्यंजना वही शब्द शक्ति पे पूछा है। अब ये है क्वेश्चन पेपर लास्ट, तो ये भी पुराने पे ही आधारित है। देखिएगा इसमें साहित्य के अध्ययन की कलावादी और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पूछा है। देखिएगा दृष्टिकोण सिलेबस का हिस्सा है, इसलिए ध्यान रखना। और साहित्य समाज का दर्पण है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन नहीं है। प्रगति और आत्मकथा, रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है, क्यों? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। ठीक है, तो ये लिखना है। ये दूसरी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है अब तक, और ये देखिएगा 9वां क्वेश्चन पेपर है मेरे हिसाब से। ये मतलब हमने 9 क्वेश्चन पेपर इसमें डिस्कस करें। रस के भेदों का उल्लेख करते हुए वीर रस का परिचय दीजिए। तो वीर रस स्पेशली पूछा है इसने, भेदों का भी उल्लेख करना है आप यहाँ पर। आपको जब भेद की बात आ रही है, वैसे इस तरह से वो टाइप करके भेजेगा नहीं आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन, वो अंग लिख देगा और वीर रस लिख देगा, लेकिन इनने लिख दिया तो कोई बात नहीं, आपको जो है सभी के स्थायी भाव लिख देने हैं और वीर रस का आपको परिचय देना है विस्तार से। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, कविता में छंद अथवा लय की भूमिका को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो ये 10 नंबर का है पूरा। ठीक है, छंद और लय देखिएगा बहुत बार पूछा गया है। कविता वो इसमें अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखिए, बिंब, फैंटेसी और भाषा सौष्ठव। तो देखिएगा भाषा सौष्ठव जो आपका टॉपिक है, इसमें एक ही बार क्वेश्चन आया है, तो इसे आप बिल्कुल पूरी तरह से स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाषा सौष्ठव को। ठीक है, आप ना पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कहने का ये है। चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कि कौन सा इसमें इंपॉर्टेंट है आपका टॉपिक, जो आपको करना ही करना है। वैसे आपने यहां तक वीडियो देखी है तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि कौन सा आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा फर्स्ट जो आपका यूनिट है, फर्स्ट वाले यूनिट में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है साहित्य और समाज। ठीक है, साहित्य और समाज को घुट्टी बना के पी जाइए आप चाहें तो, भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खूब विस्तार से लिखने की कोशिश करें, खूब प्रैक्टिस करें इस क्वेश्चन की, और खूब विद्वानों ने साहित्य और समाज के ऊपर, साहित्यकारों ने क्या क्या बताया है वही सारी चीज़ आपको इसमें बताना है। ठीक है, मतलब इसमें ना यही वाला टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए फर्स्ट यूनिट की आपको बस यही टॉपिक कवर कर लेना और आपका कल्याण हो जाएगा। और देखिएगा दूसरा यूनिट है रस की परिभाषा और रस के स्वरूप और अंग और भेद। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिला वो रस के स्वरूप पर देखने के लिए मिला था। ठीक है, अगर आप देखोगे, और इसमें भेद भी थे, भेद वही रस के 9 भेद। अब देखिएगा इसमें अंग और भेद अलग अलग लिखे हुए हैं ना, तो यहाँ से ही समझ लो अंग के अंदर अब वो आपको रस के जो अंग हैं वो आपको लिखने हैं जो मैंने आपको बताए। ठीक है, विभाव, अनुभाव, संचारी और स्थायी। ठीक है, और भेद आपके 9 भेद होते हैं जिन्हें नवरस कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें 2 नए भी हैं, वात्सल्य और भक्ति रस कह देते हैं जिन्हें, 11 हो जाते हैं इसे मिलाकर। तो इसमें देखिएगा तीसरा जो टॉपिक है, दूसरे टॉपिक में अगर मैं आपको बता दूं कि कौन सा रस इंपॉर्टेंट है, तो देखिएगा ये बताना मुश्किल है आपको। देखिएगा सारे रस कंप्लीट करने जरूरी हैं और 9 तो कर ही लो। ठीक है, और 11वें में देखिएगा वात्सल्य वाला कर लेना, जो मतलब जो 10वां रस है आपका वात्सल्य, क्यों वात्सल्य जो हैं और भक्ति रस ये नए ऐड करे गए हैं। ठीक है, 9 रस में नहीं आता है, अगर आप 9 कर लो तो वात्सल्य भी ऐड कर लेना। रस देखो सारे पढ़ो, उसमें इंपॉर्टेंट कौन से हैं कौन से नहीं, ये मुश्किल है बताना। अगर आप पूछना भी चाह रहे हो तो वही है कि करुण है, श्रृंगार है, वीर है। ठीक है, ये ज़्यादा पूछें, वात्सल्य भी पूछा है। अब इसमें देखिएगा क्वेश्चन अगला जो है तीसरे यूनिट के अंदर मैं आपको बता दूं कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे वो थे हमारे भाषा सौष्ठव को आप पूरी तरह से डिलीट कर दीजिए। शब्द शक्ति के अंदर अभिधा शब्द शक्ति बहुत कम इंपॉर्टेंट है ही नहीं, मान लो पढ़ लेना बस कॉन्सेप्ट समझने के लिए। और व्यंजना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत विस्तार से पढ़ना है, और लक्षणा भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अलंकार के अंदर ये बताना कि कौन सा अलंकार इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि शब्दा के 3 से 4 अलंकार और अर्थालंकार के 3 से 4 अलंकार अच्छे से कर लीजिए। कुछ मैं अब आपको बता रहा हूँ, जैसे कि श्लेष, यमक, अनुप्रास, पुनरोक्ति, उपमा। ठीक है, ये जो अलंकार हैं इन्हें अच्छे से आप कर लीजिए, और मानवीकरण भी कर लीजिए, और एक उत्प्रेक्षा अलंकार है उसे भी कर लीजिए, वो भी अच्छा है।
ठीक है। तो इन अलंकारों को कर लीजिए, काफ़ी आपका कल्याण हो जाएगा। मतलब यही हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और यही परीक्षा में पूछ सकता है। ऐसा नहीं वो अर्थालंकार का सबसे 22वां अलंकार आपसे पूछेगा, क्योंकि 22 में से कोई सा भी थोड़ी पूछ लेगा ना, बहुत वो यही पूछता है जो प्रसिद्ध हैं और जो उसे पता है उनकी भूमिका कितनी है। अब देखिएगा इसमें अलंकार भी मैंने आपको बता दी। प्रतीक पर क्वेश्चन देखिएगा कम आया है, प्रतीक को आप इग्नोर कर सकते हो, मतलब कि इसे अगर ना पढ़ पाओ, आपके पास समय नहीं है, पेपर का समय निकट है, तो आप प्रतीक छोड़ सकते हो, लेकिन आपके पास समय है तो आप पढ़ लेना। और रही बात बिंब की, तो देखिएगा बिंब और आपका मिथक, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिंब, मिथक और फैंटेसी, ठीक है, बिंब, मिथक और फैंटेसी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लेकिन प्रतीक का जो क्वेश्चन जब आता है तो बिंब के साथ कंबाइन करके पूछता है, लेकिन प्रतीक ना कम पूछा है बहुत ज़्यादा, वो आपने देखा भी होगा। तो लेकिन बिंब, फैंटेसी और मिथक बहुत ज़्यादा पूछा है, इस बात का ध्यान रखना। रचनात्मक भूमिका में महत्व उनका, तो देखिएगा छंद पे पूछा ही है, दोहा चौपाई उदाहरण के साथ आपको लिखना है, ठीक है, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, वो सारा कुछ। और लेकिन ये छंद अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट है या नहीं है वो मैं आपको इसमें मुश्किल ही बता पाऊंगा, क्योंकि ये है कि छंद जो हैं हमारी भी इसमें कभी अच्छी इतनी पकड़ नहीं हो पाई, क्योंकि पकड़ का मतलब ये है इसमें उदाहरणों को याद रख पाना और उस उदाहरण को पूरी तरह से कि यार उसके अंदर कितनी मात्राएं हैं, उनको पूरा कौन सी मात्रा बड़ी है, कौन सी छोटी है, गुरु कौन सी है, लघु कौन सी है, और उसके जैसी हमें उदाहरण याद रखना, ये बहुत ही मतलब हमें ठीक वो ये यार इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी याद रखने के लिए, एज़ कम्पेयर टू कि लय और छंद पर केवल इतना पूछ रहा है कि भूमिका बता दीजिए, तो हम बता देंगे। छंद को मतलब इस तरह से पढ़िए कि छंद की भूमिका क्या है, छंद का फॉर्मेट किस तरह से है, उसमें मात्राओं का ज्ञान दिया जाता है आपको, ठीक है, सभी मात्राओं के आधार पर कविता की जब रचना होती है, और लय, ठीक है। तुक इंपॉर्टेंट नहीं है, आप तुक छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यही था आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों, अपने व्हाट्सएप ग्रुप जो आपके स्टडी के ग्रुप हैं, साहित्य चिंतन के, आपके 6 सेमेस्टर के, तो आप उन ग्रुपों में इस वीडियो का लिंक जरूर भेजें। अगर आपको वीडियो में कुछ ना समझ में आया हो, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट कर सकते हो, कोशिश करेंगे जवाब देने की। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत